हेलो स्टूडेंट, सभी को जय माता दी। आज मैं आपको पर्यावरण के जो सीटेट या किसी भी स्टेट के टेस्ट में आए हुए जो क्वेश्चन है एनवायरनमेंट की वो करवा रही हूँ। अब चलो देखें, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वनो उन्मूलन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय गैसीय संगठन के स्तर में वृद्धि होती है। वनो उन्मूलन यानी कि जब वन नहीं होंगे या पेड़ पौधों में कमी होगी या जो वनों की लगातार कटाई हो रही, इससे कौन सी गैस है जो वायुमंडल में जो वो गैस बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगी। तो आपको पता है कि कौन सी एक गैस है जो पेड़ पौधे उस गैस को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ऑक्सीजन हमें देते हैं और कौन सी जो गैस है उसको वो ग्रहण करते हैं। तो ये इसका आंसर क्या होगा? अब ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है जिन्हें ह्यूमन बीइंग छोड़ते हैं और O2 को लेते हैं, CO2 को हम छोड़ते हैं और O2 को ग्रहण करते हैं, इसको हम रिलीज करते हैं और इस गैस को छोड़ते हैं और इस गैस को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। लेकिन CO2 को जो ग्रहण करने का काम होता है, CO2 जो एब्जॉर्ब करने का काम होता है, वे पेड़ पौधों का होता है। जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो वायुमंडल में कौन सी गैस ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन तो प्लांट्स छोड़ते हैं, ऑक्सीजन की तो कमी हो जाएगी। ओजोन परत में इसमें कुछ है ही नहीं, इसका जलवाष्प एक अलग चीज़ है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पक्षी के नर व मादा दिखने में समान होते हैं? कौन से पक्षी हैं जिसमें नर और मादा दोनों समान दिखते हैं? इनमें से बुलबुल, कोयल, गौरैया या मधुखोरा। कौन सा पक्षी है जिसके मेल और फीमेल दोनों एक समान दिखाई देते हैं? तो ये है बुलबुल। याद रखना, इसका आंसर है बुलबुल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधन होते हैं, इनमें से कौन है जो प्राकृतिक संसाधन है? तो अब बताएं, जल क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है। लकड़ी क्या है? वो भी प्राकृतिक संसाधन है, हमें वनों से प्राप्त होता है। और खनिज क्या है? ये भी एक प्राकृतिक संसाधन है, इसे भी कोई नहीं बना रहा। खनिज भी हमें जमीन के द्वारा प्राप्त हो रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित पौधों में से कौन सा वृक्ष का उदाहरण है? इनमें से कौन है जो वृक्ष है? तो आपको ऑप्शन पहला ही दिख रहा होगा, बरगद। तो बरगद क्या है? ये बरगद एक वृक्ष ही है, तो इसका आंसर ए ही हो जाएगा। गुलाब एक झाड़ के समान होता है, मेहंदी का भी एक झाड़ ही होता है, तुलसी का भी एक झाड़ी तुलसी का होता है, ये झाड़िए होते हैं। बाकी बरगद एक पेड़ है, एक ट्री है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, कांटे नुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा रहा है? कांटे नुमा पत्तियों को दर्शाकर, कि कोई एक शिक्षक है, उसने कोई एक पौधा बना दिया, एक कोई पौधा बना दिया किसी शिक्षक ने, और उस पौधे में क्या दर्शा दिए? कांटे दर्शा दिए कि इसमें बहुत सारे कांटे लगे हुए हैं। तो वो क्या दर्शाना चाहता है इस पौधे से कि वो पौधा कैसा है? स्थलीय है, उभयधर्मी है, जलीय है या मरुस्थलीय है? आ रहा कुछ समझ में? आप लोगों से ही बात कर रहे हैं। कैसा पौधा होगा जिसमें कांटे होंगे? तो वो पौधा मरुस्थलीय होगा। तो इसका आंसर कैसा होगा? डी। जलीय पौधे बहुत सॉफ्ट होते हैं, स्थलीय पौधे ऐसे नहीं होते कि उनमें कांटे ही कांटे हों, उनमें सब मिलेंगे। उभयधर्मी मीन्स सभी प्रकार के पौधे इसमें आ जाएंगे। लेकिन मरुस्थल में जो पौधे होते हैं, जैसे राजस्थान में रेगिस्तान में जो पौधे मिलते हैं वो कांटेदार पौधे मिलते हैं, झाड़ियाँ मिलती हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हमारे पर्यावरण के अपघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है? ये याद रखना, क्या पूछा है? नहीं पूछा है, ना कि है पूछा है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि कौन कौन से अपघटन क्या होता है। डीकम्पोजर मीन्स जो सूक्ष्म जीव होते हैं और लास्ट में जो कचरा होता है उसका डिकम्पोज कर देते हैं, उसका अपघटन कर देते हैं, उसको हम अपघटन बोलते हैं। अपघटन करता होते हैं सूक्ष्म जीव जो किसी भी वस्तु का अपघटन करके उसको खत्म नष्ट कर देते हैं। तो देखें पहला ऑप्शन पहला देखें, ठोस अवशिष्ट फेंकना। ये वही है कचरा, जब कूड़ा कचरा बाहर डला होता है तो वो कुछ टाइम बाद उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, सूक्ष्म जीव, बहुत प्रकार के इंसेक्ट उस ठोस अवशिष्ट जो होता है, वो कचरा जो होता है उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर देते हैं और वो कचरा एकदम मिट्टी के समान हो जाता है। तो ये इसका जो ठोस अपशिष्ट फेंकना, इसका तो अपघटन हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि नहीं है, तो इसका तो हो जाएगा। तो है वन उन्मूलन,
वनोन्मूलन मीन्स वन जो पेड़ पौधे उनको काटना। जब उनको काटेंगे उनकी लकड़ी डली रहेगी, पेड़ पौधे डले रहेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, उसका भी अपघटन हो जाएगा। तो ए भी है। सी वन रोपण, वन रोपण यानी नए पेड़ पौधों को लगाना। अगर हमने कोई नया पेड़ पौधा लगाया है, वन का रोपण किया है, तो इसमें अपघटन किस चीज़ का होगा, इसमें अपघटन नहीं होगा। तो आंसर यही है, वन रोपण उत्तरदायी नहीं है। आंसर सही होगा इसका सी आंसर। और डी भी देख लें, जीवाश्म ईंधन का उपयोग। जीवाश्म में जो ईंधन होता है वो तो अपघटित ही होता है, जो ज़मीन के नीचे से निकल रहा है, पेट्रोलियम, कोयला, ये सब अपघटित ही होता है। तो ये सारे ये तो चारों हैं, और जो नहीं है वो वनरोपण नहीं है। तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, याद रखना इसका आंसर सी, क्योंकि सी अब पेड़ पौधे हम जो लगाते हैं उनका अपघटन नहीं होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों में हरे रंग की उपस्थिति निम्न में से किस कारण से होती है। पत्तियों में हरे रंग की उपस्थिति, ग्रीन कलर की उपस्थिति जो होती है वो किस कारण से होती है। ग्लूकोज के कारण होती है, नाइट्रोजन के कारण होती है, क्लोरोफिल के कारण होती है, और ऑक्सीजन के कारण होती है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि जो क्लोरोफिल एक क्या है, एक पर्णहरम, एक वर्णक है, एक पिगमेंट है, जो इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। इसका कलर कैसा होता है, हरा, ग्रीन कलर का होता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, सी, क्लोरोफिल के कारण होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट कहलाता है। गोवा के दक्षिण का पश्चिमी घाट कहलाता है। तो जो गोवा अपने अगर भारत की बात करें, मैप तो यहाँ बन नहीं पाएगा, लेकिन थोड़ा सा बना के बता रहे, कोशिश कर रहे। पूरा तो बनेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर इस वाले हिस्से की बात कर रहे हैं तो ये आपका महाराष्ट्र, गोवा, यहाँ पे आपका छोटा सा जो गोवा है, इस तट को क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपका अरब सागर है, अरब सागर, यहाँ आपका अरब सागर है, और यहाँ आपकी बंगाल की खाड़ी है। तो इसके जो तट को बोलते हैं, इस तट को बोलते हैं मालाबार तट, इस तट को मालाबार तट बोलते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे और जंतु की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की। देखो यहाँ पे जहाँ भी संकटग्रस्त या विलुप्त प्रजातियों की बात करें, जहाँ भी क्वेश्चन आ जाए संकटग्रस्त या विलुप्त होने वाली संकटापन्न प्रजातियाँ, वहाँ आप सीधे सीधे आंसर लगाना, रेड डाटा बुक सीधे ढूंढना, रेड डाटा बुक में इनका वर्णन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ना श्वेत डाटा आएगा, ना ब्लू आएगा, ना कुछ नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, रेड डाटा बुक, सीधा सीधा आंसर। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत घाटी जिस राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है स्थित है। शांत घाटी साइलेंट वैली बोलते हैं, इसके लिए मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। साइलेंट वैली कहाँ है, क्या है, तो ये पूछा गया है कि किस राज्य में है, बताएं जल्दी किस राज्य में है। और आप लोग ये क्वेश्चन, आप सबसे पहले तो आप कॉपी पेन लेके इन क्वेश्चन को खुद आंसर लगाना, बाद में मेरे आंसर सुनना, और अब लास्ट में मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों के टोटल क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो आपका काम है कि कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इसका आंसर है डी, केरल। केरल में है साइलेंट वैली, जिसको शांत घाटी बोलते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान है। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान है, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में, सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में। तो इसका आंसर है बी, जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। चिपको आंदोलन, ये तो खूब रटा हुआ होगा, सुंदरलाल बहुगुणा। आंसर है बी ऑप्शन। प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ, ये भी आपको रटा हुआ होगा, 1973 में हुआ है लागू ये प्रोजेक्ट टाइगर। अगला देख लें, सरीसृप के अंतर्गत कौन आता है। सरीसृप के अंतर्गत कौन आता है, रेप्टाइल्स जो वर्ग है, रेप्टाइल्स के अंतर्गत कौन आता है, तो मैंने आपको बताया था जो रेंगने वाले जो जीव होते हैं वो आते हैं। तो इसका आंसर होगा सही ए, कछुआ। ना अमीबा होगा, ना फर्न होगा, ना वेल होगी। अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किससे है।
अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किससे? ऊर्जा संरक्षण से? बिल्कुल नहीं। जल संरक्षण से? बिल्कुल नहीं। वन्य जीव संरक्षण से? हाँ। अभ्यारण्य किसके लिए बनाए जाते हैं? वन्य जीव संरक्षण के लिए। आंसर सी इसका एकदम राइट होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? अरे ये तो बहुत ज़्यादा ही सरल क्वेश्चन दे दिया, ये तो मजाक कर दिया इनने। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? सबको पता है, लगा दो मोर, बी आंसर। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, बिहार से, उत्तराखंड से? तो ये है उत्तराखंड से संबंधित। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है? समुद्री जल, वर्षा जल, पर्यावरण या हरे पौधे? प्रकृति में मतलब नेचर में जो ऑक्सीजन का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? किस चीज़ से ऑक्सीजन हमें मिलती है? किस चीज़ से ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें उपलब्ध होती है? समुद्री जल सही है, जल में पानी में भी ऑक्सीजन पाई जाती है। वर्षा जल, पर्यावरण, पर्यावरण में तो सारी चीज़ें ही आ जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा? प्रमुख रूप से, यहाँ पे प्रमुख लिखा हुआ है। बाकी ऑक्सीजन आपको इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन प्रमुख रूप से जो हमें ऑक्सीजन मिलती है वो हरे पौधों से मिलती है। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो O2 को रिलीज करते हैं और CO2 को ग्रहण करते हैं। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो CO2 को लेते हैं और O2 को हमारे लिए छोड़ते हैं। इसका आंसर डी हुआ एकदम राइट। अगला देखें, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? बाल विवाह से है, दहेज प्रथा से है, बाल श्रम से, अनिवार्य शिक्षा से? तो शारदा एक्ट का जो संबंध है वो बाल विवाह से है। शारदा एक्ट इसीलिए लाया गया था कि छोटे छोटे बच्चों की जो शादियां हो जाती थी उसको रोकने के लिए, बाल विवाह को रोकने के लिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं? कटीली झाड़ियाँ, देखो यहाँ पे आ गया फिर से वही कांटे वाली चीज़ें। तो ये कहाँ होंगी? सीधा सीधा पहले आप ये चीज़ देख लो कि ये कहाँ होंगी कटीली झाड़ियाँ? रेगिस्तानी क्षेत्र में, मरुस्थलीय क्षेत्र में, जहाँ गर्मी होगी, बहुत ज़्यादा पानी की कमी होगी, वहाँ आपको कटीले पौधे मिलेंगे। तो इसमें आप देख लें, गर्म तथा आर्द्र विषुवतीय जलवायु, गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, शीतल ध्रुवीय जलवायु। ये तो हो ही नहीं सकता, शीतल ठंडी में तो होते हैं, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय, मरुस्थलीय आ गया तो इसका आंसर होगा बी सही। अगला देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य स्रोत क्या है? पहला, बच्चों का सर्वांगीण विकास, पुरुषों का सर्वांगीण विकास। सब भारतीय संविधान में केवल बच्चों का अकेला का तो दिया नहीं है, तो ए आपका कैंसिल हो। बच्चों का दिया है लेकिन बच्चे अकेले का नहीं, सिर्फ बच्चों का ही दिया हो भारतीय संविधान में, तो आपका ए नहीं होगा। पुरुषों का सिर्फ पुरुषों का के अकेले के लिए नहीं दिया है तो ये भी नहीं होगा। महिला तो सिर्फ महिला का नहीं दिया, बाकी इन तीनों का दिया हुआ है, इन तीनों का दिया। तो यहाँ पे क्या है? नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। यहाँ पे एक शब्द आ गया नागरिक। नागरिक में आपके बच्चे भी आएंगे, पुरुष भी आएंगे, महिला भी आएंगी। तो नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, इसका आंसर सही होगा डी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डाटा बुक में सम्मिलित हैं। अभी आया था ये क्वेश्चन, इसमें क्या सम्मिलित है? तुमने बोला था कि जो विलुप्त हो रही प्रजातियां, संकटाग्रस्त हैं जो प्रजाति वो है, तो पहला ऑप्शन है विलुप्त हो रही, सही है। आपत्तिग्रस्त सही है, जब दो सही हैं तो इनमें से सभी होगा। सुभेद जीव, सुभेद मीन्स जिनका कुछ पता ही नहीं है, सुभेद मीन्स उनका एक आध कोई जिनका भेद मिल पा रहा है, तो सुभेद मीन्स वही चीज़ें आ जाएंगी। तो ये तीनों उसमें आ जाएंगे, तो इनमें से सभी आपका ये आंसर हो जाएगा, सीधा सीधा जाएगा आपका सभी की ओर डी आंसर। अगला देखें, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं करता? पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता। याद रखना क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा ऊर्जा का स्रोत है जो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता? नाभिकीय ऊर्जा, कोयला, पेट्रोल। आपको पता है कोयला करता है, नाभिकीय ऊर्जा से भी होता है, पेट्रोल से भी प्रदूषण हो ही रहा, वायु प्रदूषण।
इसका आंसर जो नहीं करने वाला है वो क्या है, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है, तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट चलते हैं। बाढ़ से समोदभिद, बाढ़ से समोदभिद पौधे मर जाते हैं क्योंकि पौधों का कोशिका रस पतला हो जाता है ना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, पता नहीं क्या दे दिया ऐसे। मूल में, मूल यानी जड़, मूल का मतलब यहाँ पे जड़ से है, जड़। मूल में श्वसन रुक जाता है, ये होता है। पौधों का कोशिका रस सांद्र हो जाता है, बिल्कुल नहीं होगा। पानी की अधिकता से पोषक तत्व पौधे से बाहर आ जाते हैं, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा राइट बी, पौधे मर जाते हैं। क्या होता है कि जो जब बाढ़ आती है तो इनकी जो जड़ होती है, जड़ों में इन श्वसन रुक जाता है, जड़ श्वसन नहीं कर पाती, जो मूल होती है वो श्वसन नहीं कर पाती। जब श्वसन क्रिया नहीं होती है तो जड़ खत्म हो जाती है। जब जड़ खत्म हो जाता है तो पूरे पौधे ही खत्म होंगे, क्योंकि पौधे किसके भरोसे खड़े हैं, अपनी नींव के भरोसे, अपनी जड़ के भरोसे खड़े हुए हैं। समझ में आ गया होगा आपको। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस जगह के फ्लोरा तथा फौना, किस जगह के फ्लोरा तथा फौना सूचित, किस जगह में, या इसका आंसर ये, इसका क्वेश्चन ये होना चाहिए, किसे फ्लोरा तथा फौना कहते हैं। फना नहीं होता, ये फोना होता है, और फना भी आ जाए तो आप याद रखना इसको फौना बोलते हैं। फ्लोरा एवं फौना सूचित करते हैं, किसको करते हैं, किसको फ्लोरा बोलते हैं एवं किसको फौना बोलते हैं। ऑप्शन ए पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, इसका ऑप्शन ए का मतलब है कि पेड़ पौधों को फ्लोरा बोलते हैं और फौना जंतुओं को बोलते हैं। अब देखो इसमें पहले ही ऑप्शन सही है, इसका आंसर ए ही सही है। जंतु, मछलियाँ जंतु में ही आ जाएंगी, मछलियाँ पेड़ पौधे ये नहीं होगा, पक्षियाँ ये सब गलत है। इसका आंसर है फ्लोरा हम बोलते हैं पेड़ पौधों को और फौना बोलते हैं जंतुओं को, एनिमल्स को। प्लांट्स को फ्लोरा और एनिमल्स को फौना कहते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। किसका अवशोषण करते हैं पेड़ पौधे, अभी थोड़ी देर पहले बताया। पेड़ पौधे किसका अवशोषण करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का, नहीं कार्बन मोनोऑक्साइड का, नहीं नाइट्रोजन का, नहीं किसका करते हैं, CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का। इसका पेड़ पौधे अवशोषण कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए क्या होता है, प्रदूषण घट जाता है। अगर अवशोषण नहीं करें और पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा मात्रा में कट जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाएगी। अभी पहले मैंने इसी टाइप का क्वेश्चन आपको बताया। आपको अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, आपको मेरा सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लाइक करना ना भूलें, सब लोग लाइक कर देना। पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है। वही क्वेश्चन फिर घुमा के दे दिया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होगी। तो मैंने आपको ये तो चीज़ें पहले भी बता दी, अभी जो पहला क्वेश्चन था उसमें बता दी थी कि जो ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं, हरे रंग के पौधे होते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ रंग पूछ लिया, तो लाल में नहीं होगा, पीला में नहीं होगा, नीले में नहीं होगा। प्रकाश संश्लेषण हरे रंग में होता है, लेकिन कलर में नहीं होता प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण हरे रंग के पौधों में होता है, याद रखना। हरे रंग के प्लांट्स जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। अगला क्वेश्चन, वनों के महत्व के कारण हैं, क्या आ रहा है, वनों के महत्व के कारण, ग्रीन हाउस, ग्रीन आइलैंड, ग्रीन सिल्वर, ग्रीन गोल्ड। देखें इसमें ग्रीन हाउस होगा नहीं, ग्रीन सिल्वर कुछ ऐसा होता नहीं, ग्रीन आइलैंड ये भी नहीं होगा। इसका सीधा सीधा है वनों के महत्व के कारण, मतलब इन्होंने पेड़ पौधों को क्या बोल दिया, ग्रीन गोल्ड, इसको सोना बोल दिया कि पेड़ पौधे जो हैं वो हरा सोना है। जैसे प्लेटिनम को बोलते ना वाइट गोल्ड, ऐसे ही इसको क्या बोल दिया, वनों को ग्रीन गोल्ड बोल दिया। ये एक सोने की तरह हैं प्लांट्स की देखभाल करना चाहिए, वन रोपण करवाना चाहिए, अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, इसीलिए इसको इन्होंने ग्रीन गोल्ड बोल दिया। एक सोना है जिसकी देखरेख हमें करना चाहिए। अगला क्वेश्चन बड़ा है। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, ठीक है, पता ही है।
सबको प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्न आवश्यक होते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन से ही आप आंसर निकाल लिया करो, फिर उसमें मैच कर लिया करो। ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन तो रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, जल की होती है, सूर्य के प्रकाश की होती है और क्लोरोफिल की होती है। तो आप देखो ये सब चीज़ें किस में हैं, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड आपको इसमें भी मिल रहा और इसमें भी मिल रहा, जल इसमें भी मिल रहा, इसमें भी मिल रहा, सूर्य का प्रकाश इसमें भी है और सूर्य का प्रकाश इसमें भी है। लेकिन पर्णहरित, ये जो पर्णहरित है मतलब क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल इसमें है, इसमें शर्करा है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। इसमें ऑक्सीजन तो छोड़ते हैं, ऑक्सीजन होगा ही नहीं, दोनों में ऑक्सीजन है तो इन दोनों को तो पहले काट दो। ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए CO2, वाटर, सोलर एनर्जी, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, इन चीज़ों की आवश्यकता होती है। अगला देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है। ऐसा तो कुछ है नहीं कि एकल परिवार में ही दहेज प्रथा हो, जो सामूहिक परिवार हैं या जो जॉइंट फैमिली है उनमें दहेज की प्रॉब्लम नहीं होती है, तो उनमें भी होती है, तो ये तो आंसर आपका ऐसे ही कट जाएगा। एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, ऐसा भी नहीं है, क्यों बड़ी फैमिलियाँ जो होती हैं, जो जॉइंट फैमिलियाँ होती हैं, उनके बच्चे भी बाल श्रम कर लेते हैं, तो ये भी नहीं होगा। दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, ये बिल्कुल सही है कि दहेज और बाल श्रम सामाजिक बुराइयां। तीसरा डी भी पढ़ लेते, दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शहरों में ही हो, एक गांव में भी देखने को मिल जाता है, गांव के लोग भी दहेज की मांग कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सीधा सीधा सी होगा। इनमें पूछा था कि इन चार में से कौन सा एक कथन एकदम सही है, तो सी ऑप्शन एकदम सही जाता है। अगला क्वेश्चन, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला ग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला क्या करता है? भैंस के पीठ पर परजीवी कीट खाता है, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है? बिल्कुल नहीं, घास की तो बात ही नहीं हो रही, भैंस की पीठ पर बैठा है तो घास कैसे खा लेगा, तो ये तो काट ही दो। भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है? बिल्कुल नहीं। उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है? ये भी नहीं। भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। भैंस और बगुला ये दोनों जो होते हैं, भैंस और बगुला ये दोनों सहजीवी हैं, याद रखना, ये दोनों कैसे हैं? सहजीवी हैं। बगुला क्या करता है कि भैंस के पीठ में जो परजीवी कीट या बोलें तो जो जुएँ होते हैं उनको खाता है, और वो जुएँ क्या कर रहे हैं? जुएँ को खाता है, जिससे बगुला का पेट भरता है। और जुएँ क्या कर रहा है? जो भैंस का खून पी रहे हैं, वो भैंस को कष्ट दे रहे हैं, तो उनको ख़त्म कर देता है, उनको खा लेता है, तो भैंस को भी रिलैक्स फील होता है, तो भैंस को भी फ़ायदा हो रहा और बगुले को भी फ़ायदा हो रहा है। जहाँ दोनों लोगों को फ़ायदा हो उसको हम सहजीवी बोलते हैं। तो ये भैंस और बगुला सहजीवी जीवन व्यतीत करते हैं। ये आपके सारे क्वेश्चन आज करवा दिए मैंने, जितने भी हुए हैं। आप लोग मुझे बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं। और अगर आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, मेरी क्लास पसंद आई है, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट कर ज़रूर बताना। थैंक यू।